कानपुर नगर के थाना नरबल के थाना प्रभारी राम अवतार को कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि नरौरा गांव के राजेश कुरील ने अपनी पत्नी तथा उसके आशिक की हत्या कर दी है। दोनों की लाशें उसी के घर में पड़ी है। सुबह सुबह डबल मर्डर की सूचना पाकर थाना प्रभारी भी विचलित हो उठे। हेलो दोस्तों, मैं गोविंद अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज एक और आपको सच्ची घटना की कहानी बताने जा रहे हैं, तो चलो शुरू करते। ये घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर नरवल थाने के अंतर्गत एक गांव है रायपुर। बाबूराम कुरील अपने परिवार के साथ इसी गांव में रहते थे। उसके परिवार में पत्नी रानू के अलावा दो बेटियां अनीता और सुनीता और एक बेटा अरविंद था। बाबूराम मनरेगा में मजदूरी करता था, उसी के उसका घर भरण पोषण चलता था। उसने बड़ी बेटी अनीता का ब्याह कर दिया था। अनीता से 3 साल छोटी सुनीता थी। जल्द ही वो भी सियान हो गई थी। वह बचपन से ही चंचल थी। वह किसी से भी बात करने में सोचती नहीं थी और ना ही वो किसी से डरती थी। किसी का भी जवाब वो फटाक से देती थी। वो देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। अब उसके पिताजी को अपनी दूसरी बेटी का ब्याह का चिंता सताने लगी थी। उसके बाद दौड़ धूप और रिश्ते नातेदारों के सहयोग से उसे राजेश पसंद आ गया। राजेश के पिता मौजीलाल कुरील नरौरा गांव के रहने वाले थे। परिवार में पत्नी चंद्रावती के अलावा दो बेटियां आशा और बरख तथा बेटा राजेश था। मौजीलाल के पास 5 बीघा की जमीन। राजेश भी अपने पिता के साथ खेती में साथ देता था। चूंकि राजेश ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसीलिए वो अपने पिता के साथ ही खेती करने लग जाता है। मौसीलाल अपने दोनों बेटियों की शादी कर चुका था। राजेश अभी कुंवारा था। बाबूराम ने कुरील में जब उसके पास सुनीता का रिश्ता लेकर आया तो मौजी लाल ने भी स्वीकार कर लिया। उसके बाद 7 जून 2008 को राजेश ने सुनीता से शादी करके अपने घर लाया। सुनीता की सुंदरता पर राजेश काफी ज्यादा खुश था। वो अपने पत्नी को बहुत ज्यादा मानता था और बहुत ही ज्यादा उससे प्यार भी करता था। सुनीता भी राजेश से शादी करके बहुत ज्यादा खुश थी। उसने भी जैसा भगवान से दुल्हा मांगी थी वैसा ही मिला था। इसीलिए सुनीता भी अपने पति को बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी और बहुत ही ज्यादा मान सम्मान देती थी। बहुत ही जल्दी सुनीता पूरे घर को मंदिर बना दिया और सबके साथ घुल मिल गई। उसको लगता ही नहीं था कि वो अपने घर पे है या ससुराल में। कुछ दिन बाद सुनीता ने एक बेटा को जन्म देती है। बेटे के जन्म के बाद ससुराल में सुनीता का मान सम्मान और पहले से ज्यादा बढ़ गया था। सास चंद्रता देवी तथा ससुर मौजीलाल फूले नहीं समा रहे थे। इसी हंसी खुशी के साथ सुनीता और राजेश की गृहस्थी की गाड़ी चल रही थी। बाद में सुनीता ने एक बेटी और एक बेटे को भी मां बन गई। राजेश एक मामूली किसान था। 3 बच्चों के जन्म के बाद उसका परिवार का खर्चा बढ़ गया था, इसलिए वो पहले से ज्यादा मेहनत मजदूरी करने लगा था। वह सुबह ही पिता के साथ खेत पे चला जाता था और शाम हो जाने के बाद ही वह वापस आता था। वह इतना ज्यादा मेहनत करता था कि घर आते ही खाना खाने के बाद सीधा वह बिस्तर पे ही जाता था और पल भर में ही वो सो जाता था। दूसरी ओर सुनीता हसरते जवान थी। 3 बच्चों को जन्म देने के बाद भी उसका जिस्म कसा हुआ था। वह हर रात पति का प्यार चाहती थी, लेकिन राजेश उसकी भावनाओं को नहीं समझ पाता था। जैसे तैसे दिन बीते रहे थे। सुनीता तन की शांति के लिए घर के बाहर ताक झांक करने लगी थी। दरअसल सुनीता का दिन तो काम काज और बच्चों को कोलाहट में कट जाता था, लेकिन रात उसके कटे नहीं कटती थी। उसकी नजर अपने से 10 साल छोटे कुंवारे मशीन पर टिक गई। कल्लू की संतानों से मनीष सबसे छोटा था, इसीलिए उसे ज्यादा लाड़ प्यार और दुलार मिला था। उसे पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था और ना ही खेती और किसानी में उसका मन लगता था। इसीलिए उसने अपने दोस्त की ऑटो चलाना सीखने लगा और जैसे ही उसका हाथ साफ हुआ उसने अपने पिताजी पर दबाव डालकर ऑटो खरीदवा लिया और उसे चलाने लगा। वह कानपुर फतेहपुर से बीच वैन से सवारियां ढोने लगा। इस काम में उससे अच्छी कमाई भी हो चुकी थी और होने लगी थी। चूंकि मनीष की मां राम प्यारी राजेश की बुआ थी, इस नाते से राजेश और मनीष फुफेरे भाई थे। सुनीता जब ब्याह करके ससुराल आई थी तब मनीष केवल 12 साल का था, लेकिन अब वो 22 साल का गबरू जवान हो गया है। मनीष का सुनीता का घर आना जाना लगा रहता था। दोनों के बीच देवर भौजी का रिश्ता था, इसलिए उन दोनों के बीच हंसी मजाक चलता रहता था। सुनीता ने जो सोचा था अब वो धीरे धीरे मनीष के करीब जाने लगी।
अब मनीष जब भी आता था वो सुनीता से उसको चाय बनाकर पिलाती जरूर थी, और धीरे धीरे इन दोनों के बीच नाजायज संबंध कब बन जाता है इन दोनों को पता ही नहीं चलता है। सुनीता जो चाह रही थी वो अब उससे मिलने लगा था। अब सुनीता भी समझ चुकी थी कि मनीष अपने मुट्ठी में हो गया है, मैं जैसे चाहूंगी वैसे उसको नाचना पड़ेगा। और वो ऐसे ही उसको नचाती थी, जब मन करता था उसको बुलाती थी और अपनी हवस पूरा करके मनीष भी चला जाता था। मनीष बैन लेकर नरौरा गांव आता, बैन को वह सड़क के किनारे खड़ा करके सुनीता से मिलने पहुंच जाता था। उससे मिलकर वह वापस लौट जाता था। मनीष के आने की खबर कभी लगती थी तो कभी नहीं लगती थी। चूंकि मनीष मौजीलाल का भांजा, उससे और उसकी पत्नी चंद्रावती को उसके आने पर कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं थी। एक दिन की बात है, मनीष बैन लेकर आता है सुनीता से मिलने के लिए। बैन रोड के किनारे खड़ा करके सुनीता से मिलने के लिए उसके कमरा में चला जाता। तभी चंद्रावती देवी आ जाती है और दरवाजा भी उस दिन खुला था। जैसे ही सुनीता के कमरा में जाती है तो उसका आंख खुला का खुला रह जाता है। वह अपने बहू और मनीष को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है। मनीष तो चुपचाप वहां से निकल जाता है, लेकिन उसकी सास बहुत ही ज्यादा अपनी बहू को फटकार लगाती है और डांटती है और बोलती है कि इस घर के तुम बहू हो और इज्जत हो और अपना इज्जत ऐसे ही लुटा रही हो। उसके बाद उसकी सास ये बात अपने पति और बेटे को भी बता दे। सुनीता के सास की बात बहुत नाक गुजरी। उसके बाद से सुनीता अपने सास से कुछ ना कुछ लेकर झगड़ा करने लगी थी। तो कभी सुनीता खाना बनाती थी तो कभी सुनीता नहीं बनाती थी, और बेड पे जाकर लेट जाती थी और सो जाती थी और बोल देती थी कि मेरे सर में दर्द है और बुखार भी है। बच्चा भूखे जब रोते थे तो वो बच्चा को भी बहुत ज्यादा पीटती थी और बोलती थी कि जाओ अपने बाप के पास जाओ, उन्हीं से खाना मंगाओ और उन्हीं से खाना बनाओ और वही तुम्हें खिलाएंगे, मैं ही थोड़ी तुम्हारा जिम्मेवारी लेकर पाल रखे हूं, वो भी तुम्हारे बाप लगते हैं। जब राजेश उसकी समझाता था तो राजेश से भी वो लड़ जाती थी और बोलती थी कि मेरे से घर का काम, खाना बनाना और बच्चों को पालना अकेले नहीं हो पाएगा, और आपको घर में शांति चाहिए तो सास ससुर को छोड़ना पड़ेगा, या तो आप मेरे साथ रहो या तो अपने माँ बाप के साथ रहो। इतना बात जब राजेश सुनता है तो उसका पैरों तले जमीन खिसक जाता। राजेश को इतना हिम्मत नहीं था वो जाकर बोल सके, लेकिन जब ये बात मौजी लाल को पता चलता है तो वो खुद दूसरे मकान में रहने चले जाते हैं। और तो और वो अपने बहू से बिल्कुल ही नाता तोड़ लेते हैं, किसी प्रकार के संबंध नहीं लगते हैं। लेकिन नाती पोता उन्हीं के पास ही ज्यादातर रहते थे। सुनीता अब ज्यादा खुश हो गई थी। अब सुनीता को ना कोई बोलने वाला था और ना ही कोई टोकने वाला था। जब भी राजेश घर पे नहीं रहता था वो मनीष को बुला लेती थी और अपनी जिस्मानी हवस पूरा कर लेती थी। वो जब भी आता था राजेश को लेकर दारू जरूर पिलाता था। अब राजेश को फ्री में शराब भी मिल जाता था, इसलिए वो मनीष को नहीं बोलता था। कभी मनीष रात को रुकता था तो कभी मनीष रात में ही निकल जाता था। इधर राजेश शराब पीकर बेहोश हो जाता था। एक दिन की बात है, जब मनीष राजेश के घर पे जाता है तो देखता है कि राजेश पहले से ही बहुत ज्यादा शराब पी रखा था और अपने बेड पे बेहोश पड़ा हुआ था। उसकी हालत को देखकर मनीष उसके कमरे में चला जाता है। सुनीता भी अपना कमरा सटाकर के पीछे वाली कमरा में लेकर मनीष की चली जाती थी। जैसे ही रात होता था राजेश को नींद टूट जाता है तो अपने कमरा में जाता तो देखता है कि उसकी बीबी यानी पत्नी कमरा में नहीं थी। जब वो 1 घंटा हो गया तब भी उसकी बीबी वापस नहीं आई, तो जब राजेश पीछे वाला कमरा में जाता है तो देखता है कि ये लोग दोबारा आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। उसका पारा खौल जाता है। मनीष तो वहां से भाग जाता है, लेकिन सुनीता कहां भागती, उसको कमरा में ले जाकर बहुत ही ज्यादा मार मारता है। इतना मारता है कि सुनीता बेहोश हो जाती है। उसके बाद सुबह जब सुनीता को होश आता है तो अपने पति से माफी मांग लेती है। राजेश बच्चों को खातिर उसको माफ कर देता है। उसके बाद राजेश और सुनीता एक साथ खाना खाना छोड़ दिया। सुनीता खाना बनाती थी जरूर, लेकिन खुद खाती थी और बच्चों को खिलाती थी और राजेश को पूछती भी नहीं थी। राजेश भी घर पे खाना बंद कर दिया था और बाहर से ही खाना खाकर आता था। मनीष और सुनीता का नाजायज संबंध पूरा गांव में फैल चुका था। जिधर जाता था राजेश उधर ही उसकी बीबी और मनीष का ही चर्चा चलता था। ये बात जब उसने अपने फूफा और बुआ को बताया तो वो लोग भी मनीष को समझाए, लेकिन उसके बाद भी मनीष में कोई फर्क नहीं पड़ता। मनीष और सुनीता एक दूसरे के इतना दीवाना हो चुके थे और एक दूसरे के इतना पागल हो गए थे कि एक दिन भी बिना बात किए वे लोग रह नहीं पाते थे। इसीलिए मनीष ने सुनीता को मोबाइल भी दे रखा था। जब भी उसको मौका मिलता था वो मनीष को बुला लेती थी
और इतना सब होने के बाद भी मनीष उससे मिलने भी चला जाता था, लेकिन दोनों बहुत ही सावधानी पूर्वक मिलते थे ताकि किसी को पता न चले और भनक न लगे। सावधानी बरतने के बाद भी एक दिन जब मनीष दोपहर के समय राजेश के घर पे उसने मिलने के लिए गया था, तो तभी राजेश घर पे आ जाता है और जब फिर वो दोनों उसी हालत में देखता है तो फिर उसका खून खौल जाता है और खून खौल उठता है। जैसे ही वो मनीष को मारने के लिए जाता है तो मनीष उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुमने जो भी देखा है उसको भूल जाओ। अगर हम दोनों के बीच कोई भी आया तो उसका नतीजा बहुत ही बुरा हाल होगा, जो अपने सपने में भी किसी ने सोचा नहीं होगा। इतना बोलकर मनीष चला जाता है। जैसे ही वो अपनी पत्नी को मारने जाता है, वो भी उसको हाथ पकड़ लेती है। भले आप मुझे मार सकते हैं, पीट सकते हैं, लेकिन मनीष से मिलने के लिए कभी आप रोक नहीं सकते हैं। अगर हम दोनों के बीच अगर कोई भी आया तो बहुत बुरा अंजाम होगा। इतना जब बात सुनता है तो राजेश भी डर जाता है और सोचता है कि इन दोनों का इरादा सही नहीं लग रहा है, हो सकता है किसी दिन दोनों मेरा जान ले लेगा सब। अगले दिन वो बाजार जाता है और अपनी सुरक्षा के लिए एक तेज तरार हथियार खरीद कर लाता है और उसी दिन से वो सुनीता पर नजर रखने लग जाता है और काम पर भी जाता था तो कुछ ना कुछ बहाना बनाकर वो घर पे आ। वो इतना ज्यादा नजर रखता था कि 1 महीना हो गया था इन दोनों को मिले हुए, लेकिन सुनीता फोन पे बातचीत जरूर करती रहती थी। एक दिन जब राजेश सोया हुआ था, भोर में ही सुनीता मनीष के साथ भाग जाती है। राजेश ये बात किसी को नहीं बताता और वो सीधे अपने बुआ के पास चला जाता है मिलने के लिए और वो पूरी बात बुआ से बता देता है और बुआ और फूफा के सामने रोने लग जाता है। जब राजेश को रोते हुए वो लोग देखते हैं तो वो लोग भी पिघल जाते हैं और मनीष से बात करके 2 दिन बाद सुनीता को फिर उसके घर पे भेज देते हैं। राजेश कुछ नहीं बोलता और वो अपनी पत्नी को स्वीकार कर लेता क्योंकि उसके सामने उसका बच्चा नजर आ रहा था। राजेश पहले से ज्यादा चौकन्ना रहता था। फिर 1 महीना बाद जब मनीष के चचेरे भाई का शादी था तो उसके पिता उससे आग्रह करते हैं और बोलते हैं कि जाओ तुम मौजी लाल यानी अपने मामा मामी को लेकर आ जाओ। मनीष भी बाद में तैयार हो जाता है और शाम को जाता है लाने के लिए और उस दिन मनीष सुनीता के साथ रात बिताना चाहता था। उसने कॉल किया सुनीता को। सुनीता बोलती कि राजेश बरामदा में सोया हुआ है और मैं गेट खोलकर रखूंगी, तुम अंदर आ। और जैसे ही रात हुआ मनीष उसके कमरे में चला गया और सुनीता दरवाजा लगाकर उसको लेकर पीछे वाली कमरा में चली जाती है। उसके बाद मनीष अपना कपड़ा उतारता और फिर दोनों अपनी हवस मिटाने लग जाते। आधी रात को जब राजेश को लघु शंका लगा तो देखा कि पीछे वाले कमरा से आवाज। जब उसने जाकर देखा तो उसका आंख फटा का फटा रह गया। उसने दूसरे कमरा से जाकर चाकू लाया और मनीष को जाकर एक लात मारा। एक लात लगने की वजह से मनीष गिर गया था। उस दिन मनीष ज्यादा ही कुछ शराब पी रखा था और उसको पकड़ के उसके ऊपर दानादन चाकू से वार करता है और उसके बाद उसकी बीवी जब देखते है कि मेरा प्रेमी को जान से मार देगा तो जाती है उसको छुड़ाने के लिए। उसको धक्का देकर उसको गिरा देता और उसका बाल पकड़कर उसको आंगन में लाता खींचते हुए और आंगन में आकर उसकी गला रेत कर उसकी जान ले लेता है। और जैसे ही सुनीता देखती है कि राजेश आज पागल हो गया, वो मुझे भी जिंदा आज नहीं छोड़ेगा, वो गेट की तरफ भागती अपनी जान बचाने के लिए। उसको भी पकड़ कर बोलता है कि बदचलन औरत, मेरा समाज में इज्जत को डुबा कर रख दी, आज तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर उसको भी गला रेत कर उसकी हत्या कर देता और लाश के पास करीब 4 घंटों तक बैठा रहा और उन दोनों को चुपचाप देखता रहा। और जैसे ही सुबह हुआ उसने थाना में कॉल करके घटना को बता दिया और अपने ससुराल भी बता दिया और तो और अपने फुआ और बुआ को भी घटना के बारे में बता दिया। उसके बाद पुलिस जब अपनी टीम के साथ जब उसके घर पे आती है तो जब उसका दरवाजा खटखटाती है तो राजेश गेट को खोलता है और बोलता है कि मैंने ही कॉल किया था साहब और मैंने ही अपनी पत्नी और प्रेमी को जान से मार दिया। थाना प्रभारी जब पुलिस टीम के साथ घर के अंदर गए तो घर के आंगन में खून से लथपथ 2 लाशें पड़ी थी। एक लाश युवक की थी, दूसरी लाश युवती की थी। इन दोनों को चाकू से गोद गोद कर मारा गया था और गर्दन रेती गई थी। कमरे से लेकर आंगन तक खून ही खून फैला हुआ था। देखने से ऐसा लग रहा था दोनों की लाशों में कमरा से खींचकर आंगन में लाया गया था। उसके बाद थाना प्रभारी पूरी घटना स्थल को बारीकी से जांच कर पड़ताल किया और फिर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। राजेश के पिता मौजीलाल करील के पास ही मकान में रहते थे। उससे इस मामले की जानकारी पुलिस के आने के बाद ही
हुआ था। बेटे के इस कारनामे से वो बदहाश था। वो कभी राजेश को चेहरा देख रहा था तो कभी बच्चे को चेहरा देख रहे थे। राजेश के दो बेटे मुकेश, सनी और एक बेटी कंचन थी। घटना के समय बच्चे उसी घर में थे। तीनों बच्चों मां की मौत पर फूट फूट कर रो रहे थे। अब तक दोहरे हत्याकांड की खबर पूरे नरोना गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों में भी फैल चुकी थी। थोड़ी देर में घटना स्थल पर पूरा गांव उमड़ चुका था। मनीष के घर वालों भी आ गए थे और वे लोग भी फूट फूट कर रो रहे थे, लेकिन सुनीता के मायके से कोई नहीं आया था। उसका भाई आने से साफ साफ मना कर दिया था। उसके बाद थाना प्रभारी राजेश को थाना लेकर जाती और पूरी घटना की सच्चाई राजेश थाना प्रभारी को बता देता और अपना गुनाह भी कबूल कर लेता है। और फिर उसको कोर्ट में पेश किया जाता है और सजा सुनाने के बाद उसको फिर जेल में डाल दिया जाता है।